हाँ, ये ऐसा करते करते टोटल, ये देखो, टोटल 16 पॉइंट्स है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 16 पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। और बीच में ना 9A 9B ऐसे सब भी है, 9B नहीं है 9A, ठीक है। मतलब टोटल ऐसे 20-22 पॉइंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। ये देखो, दिख रहा है 9 है, फिर 5 में भी ऐसे सब है, 5, 5A, 5AA, 5AB, 5A, 5AA, 5AB एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तकरीबन 20-22 पॉइंट है जो हमारे सिलेबस में है। क्या गुड्स और सर्विस दोनों में आरसीएम होता है? लेकिन गुड्स का आरसीएम, लेकिन सर्विस का आरसीएम वो सिलेबस में है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो इधर देखना। अब मेरे को एक बात बोलो, आपको एफसीएम आरसीएम क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बोलो नेक्स्ट क्या है हमारा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा एक बात बोलो, सप्लायर जो है, सप्लायर वो है यूएस वाला, और रेसिपिएंट जो है वो है इंडिया वाला, और ये जो है ना सप्लायर, ये उसको सर्विस दे रहा है। कौन किसको सर्विस दे रहा है? यूएसए वाला इंडिया वाले को सर्विस दे रहा है। अगर गुड्स दे रहा होता तो मान लो यूएस वाला बंदा इंडिया वाले बंदे को गुड्स दे रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? यूएस टू इंडिया एक्सपोर्ट्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वैसे बोलो, ऊपर वाले में बोलो, ऊपर वाले में यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंडिया वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा? व्हेन सप्लायर इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या बोलते हैं उसको? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। फॉरेन कंट्री या आउटसाइड इंडिया, यार फॉरेन कंट्री या आउटसाइड इंडिया नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं उसको? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एनटीटी, ठीक है। और इंडिया को क्या बोलते हैं फिर? टैक्सेबल टेरिटरी, टीटी। बोलो, व्हेन सप्लायर इज लोकेटेड इन एनटीटी and recipient is located in TT, then such supply shall be treated as import of service। क्या हो गया? कोई मिस्टेक हो गया क्या? तुम लोग क्यों हंस रहे हो फिर? अरे बोलो, इट्स ओके। इधर देखो, बोलो सप्लायर किधर लोकेटेड है? एनटीटी। रेसिपिएंट किधर लोकेटेड है? टीटी। और क्या है ये? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और क्या ये सप्लाई है या नहीं, तो ये अपने को चेक करना है। बोलो कहां चेक करना है? सेक्शन 71B। और आपको समझ में आया? पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब होगा? बोलो क्या कंडीशन? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में और भी कंडीशन है, बट सब फाइनल में, इंटर लेवल पर अपना बेसिक बात करते हैं। हमारे सिलेबस में और कहीं कुछ है नहीं इसके रिलेटेड, तो खामा का क्यों वो दिमाग का दही करे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, अगर वो वहां और हम यहाँ, वहां कहां? एनटीटी, नॉन टैक्सेबल, और हम कहां है? टीटी में। देन और वो क्या दे रहा है? सर्विस। इधर देखना, सेक्शन कौन सी है इसकी नव्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको दिख रहा है ये पूरा? आपको दिख रहा है ये पूरा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये क्या बात चल रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, खाली उतना पढ़ते हैं, पढ़ो आप। हो गया पढ़ के? अच्छा, बी मतलब बिजनेस एंटिटी और नॉन बी मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी। और एक्चुअली यहाँ वर्ड बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी नहीं है, यहाँ लिखा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो मेरे को कंटाला तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बी एंड नॉन बी, ठीक है। बाकी वहां पर क्या वर्डिंग्स है? बिजनेस, सॉरी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन सा वाला सप्लाई है? दोनों। कौन सी सेक्शन है ये? 71B। याद है अपना पहली बात हुआ था, 71B इज एन एक्सेप्शन, बाकी सब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। बोलो क्या प्रोविजन है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, वो लिखने की जरूरत, उसका मीनिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन
इन द, बोलो आगे, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वेदर और नॉट, है ना, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस आर सप्लाई अंडर सेक्शन 71B ऑफ द CGST एक्ट। अग्री करते हो आप? ठीक है। अच्छा इधर देखो, एक क्वेश्चन है आपसे, मेरे को बोलना, मान लो एक आर्किटेक्ट है, और ये आर्किटेक्ट है ना, ये यूएस वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये टीटी वाली है, इंडिया वाली। यूएस वाला जो बंदा है वो इंडिया वाले बंदे को कहता है, एनटीटी वाला बंदा टीटी वाले बंदे को कहता है कि आप हमको डिजाइन ड्रॉ करके दो। क्या हो गया? बोलो, इधर सुनो आप, मेरे को बोलो, एनटीटी वाला बंदा टीटी वाले बंदे को कहता है कि आप हमको डिजाइन ड्रॉ करके दो। मेरे को बोला यूएस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीटी वाले, क्योंकि वो बंदा इंडिया में है ना, हम टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो हम इंडिया। सुनो आप प्लीज, क्या है बोलो देव, बोलो। मैं भी हंसता हूँ, तुम तीन हंस रहे हो साथ में, मेरे को भी इन्वॉल्व कर लो। ऐसा क्या जोक मार रहे हो? बोलो। क्या हो गया? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? तो आपका कुछ कोई और मीनिंग है क्या? कोई डबल मीनिंग जोक मार रहे हो क्या इसमें? ऐसा कुछ है क्या? अच्छा ठीक है, इधर देखो भाई, मेरे को ज़्यादा ये सब आइडिया नहीं, तुम इधर देखो, ध्यान से सुनो प्लीज़, सुनो। मेरे को बोलो प्लीज़, प्लीज़, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बोलूँगा तो तुम बोलोगे टाइम वेस्ट करा रहे हो। इधर देख। सुनो आप, क्या पूछ रहा था मैं? तो क्या दिल तोड़ दिया? इधर देखो, खुद एकदम बड़ 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 चालू रहती है, और मैं बोल रहा हूँ तो बोले से चुप बैठो, मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो आप, सुनो प्लीज, सुनोगे आप? सुनोगे आप? सुनो ना प्लीज, स्टार्ट करें हम। मेरे को बोलो, सप्लायर कहाँ लोकेटेड है? यूएसए में, ठीक है। रेसिपिएंट कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में। अब ठीक है, मेरे को बोलना, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, यूएस वाला या इंडिया वाले के? क्यों इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अपन इंडिया में बैठे। बोलो इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ऊपर वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या फॉर कंसिडरेशन है? हाँ, पैसा जा रहा है इंडिया के बाहर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। आगे कौन है ये? रिलायंस। बोलो कौन है? बिजनेस एंटिटी, मतलब ये जो इंपोर्ट करता होगा पर्सनल पर्पस के लिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो एक्टिविटी सप्लाई है अंडर सेक्शन, ये इसका एग्जांपल है, इसका इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है नहीं, है ना, और वो कौन करेगा? बिजनेस एंटिटी करेगी। कोई डाउट है इसमें? सप्लाई है अंडर विच सेक्शन? अच्छा, हमारे सिलेबस में इसके आगे कुछ है नहीं, बट अगर मैं पूछूं ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट, तो क्या बोलोगे? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट के दो मतलब थे, इसमें दूसरा ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कौन सा टैक्स आएगा? IGST कौन पे करेगा? FCM RCM? क्यों RCM? क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। मेरे को बोलो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वो तुमको लगता है इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराए और टैक्स पे करे? नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा? RCM। इसका RCM हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको खाली नॉलेज के लिए बोल दिया है। अपने सिलेबस में जो स्क्रीन पर दिख रहा है बस इतना ही है, सप्लाई है अंडर सेक्शन 71B। पर अगर आगे बात करें तो इंटरस्टेट, IGST और RCM लगता है, ये फाइनल में आगे वाला स्टोरी, ठीक है। इंटर फाइनल बस इतना सा डिफरेंस है। कोई डाउट है इसमें? दूसरा क्वेश्चन इधर देखो, मान लो हमारा कोई दोस्त है आर्यन। आर्यन जो है वो किधर भी, इधर देखो तुम, सुनो चुपचाप सुनो। मेरे को बोलो आर्यन है। अच्छा, और मान लो कोई बंदा है जो करियर काउंसलर है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं है, वो यूएस में बैठा है। कोई बंदा है जो करियर काउंसलर है यूएसए वाला, और आर्यन अपना बोलो इंडिया वाला। आर्यन जो है ना,
वो मान लो वो आईबी स्कूल से पढ़ाई करता था, ठीक है। क्या हो गया, बोलो। तो क्या ही फर्क, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। इधर देखो आप, उसे क्या ही फर्क पड़ता है आप कौन से बोर्ड से हो। सुनो आप चुपचाप, आप कभी, अच्छा सुनना इधर प्लीज, क्या, सुनो प्लीज, मेरे को बोलना। आर्यन अपना मान लो आईबी स्कूल से, अब आप देखो आईबी स्कूल का बच्चा है वो, बोलो आईबी स्कूल में कोई क्यों एडमिशन लेता होगा, इन जनरल उनका पर्पस क्या होगा एडमिशन लेने का। अब्रॉड जाना, टेंथ के बाद ही। टेंथ के बाद अब्रॉड जाना जनरली, ये बोर्ड्स देखो पहले कैसा था, बोर्ड्स होते ना, क्या, अच्छा मुझे नहीं पता है, मुझे लगा 1 to 12 आईबी होता होगा, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। अच्छा तो 10+2 है आईबी। तो मेरे को बोलना, फिलहाल तो बोलो जो भी है, बोलो अपना आर्यन बोलो जा रहा है इंडिया छोड़ के, है ना, हम लोग बोलो एनएम मिठी भाई पोदार ढूंढ रहे हैं, आर्यन ढूंढ रहा है न्यूयॉर्क जाऊँ या बॉस्टन, ठीक है। तो मेरे को बोलना आर्यन जो है वो ढूंढ रहा है, अब उसे एक यूएस बेस्ड करियर काउंसलर का गूगल पर सर्च करा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर से उसको अप्रोच किया, ठीक है। तो करियर काउंसलर जो है बोलो वो उसको सर्विस दे रहा है कि वो कहाँ कौन सी कॉलेज में जा सकता है, जो भी है डिटेल गाइडेंस या इसके लिए उससे पेमेंट करा रहेगा, पेमेंट करा रहेगा डॉलर रुपीज जैसे भी करा है आर्यन ने। बोलो सप्लाई है या नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है पहले तो वो बोलो। हाँ, सप्लाई इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन इट इज अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बोलो प्रोविजन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई ये तो पर्सनल एक्टिविटी है उसकी, स्टूडेंट है अभी तो 10वीं 12वीं वाला। मेरे को बोलो सप्लाई है, क्या रीजन से दोनों को ही सप्लाई माना रहेगा। इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है ना, इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे, अगर जा रहा है तो हम उसको महंगा कर देंगे, शायद वो लॉजिक से बोला रहेगा। बोलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑलवेज, अगर फॉर अ कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b), कौन सा, इंटर या इंट्रा, इंटर, कौन सा टैक्स आएगा, कौन देगा, कौन देगा, रेसिपिएंट आरसीएम, कौन देगा, एग्जेम्प्ट है प्रैक्टिकली, हमारे सिलेबस में नहीं है, इग्नोर कर देना, हमारे सिलेबस में खाली इतना ही है सप्लाई है या नहीं बस, ठीक है। इसको एग्जेम्पशन दिया है फॉर द टाइम बीइंग, बट वो फॉर द टाइम बीइंग भी 5 साल हो गए, सॉरी 8 साल हो गए, 17 से 25। आपको समझा मैंने क्या बोला, क्योंकि उसमें सोचो ना वो एक खाली एक सर्विस ले ली और आप उस पर टैक्स मांगने बैठ गए, तो मे भी शायद उस वजह से छोड़ दिया। अभी फिलहाल प्रैक्टिकली ये एग्जेम्प्ट है, फिलहाल प्रैक्टिकली इस पर टैक्स आता है आरसीएम। क्या दिक्कत है, इधर देखो आप, देखो भाई नव्यास सुनो, आप सुनो हमारा, बोलो इसी के साथ ये खत्म हो गया, ये फॉर अ कंसिडरेशन। अब जरा विदाउट कंसिडरेशन पढ़ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। हो गया पढ़ के, हो गया पढ़ के विदाउट कंसिडरेशन, मेरे को बोलना। अच्छा मान लो, मान लो मान लो हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं कहीं जा रहा था और हम लोग मान लो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, मतलब फुल्ली ड्रंक हूँ मैं, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, ड्रंक हूँ फुल्ली, और हम लोग मान लो कार लेकर जा रहा था, गलती से किसी को उड़ा दिया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया सुनो इधर, गलती से किसी को उड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया। अब है ना,
अब ये मेरे को जेल हो गई, प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा हूं मैं, बेल ऊपर बाहर आ गया। अब है ना, मेरे को लग रहा है मेरा कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, लॉयर जो है वो ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है। तो मान लो मैंने मेरे बेटे को कॉल करा, मेरा बेटा जो है वो यूएस में सेटल्ड है, और वहाँ का मान लो वहाँ पर लॉयर है, वो वहाँ का फेमस लॉयर है मान लो। बोलो मैंने मेरी बेटी को कॉल करा, बोला मेरा केस लड़ेगा तो, मेरा बेटा कहता है हाँ लड़ेगा मैं केस। मैंने बोला तेरे को इंडिया नहीं आना है, आजकल तो कोर्ट जूम पर भी केस लड़ रही है, तू वहां यूएस में बैठे बैठे मेरा इंडिया में केस लड़। वो कहाँ है, हम किधर है इंडिया में। बोलो सर्विस दे रहा है, लीगल सर्विस, क्या मैं उसको पैसा दूंगा? नहीं है ना, पैसा देगा तो सप्लाई है तो बात ही खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। बोलो सप्लाई है या नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, मर्डर केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये सब केसेस क्या होते हैं ये सब केसेस? तो मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी, एक तो इंडिया के बाहर पैसा भी नहीं जा रहा है और कोई बिजनेस वाला एक्टिविटी भी नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल एक्टिविटीज में। नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। अग्री करते हो आप? अच्छा मेरे को बोलना, मान लो मेरी दुकान है, दुकान मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल, मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल, ठीक है। और मेरी दुकान पर मान लो नव्या आई, नव्या जो है वो दिल्ली वाली है, वो मुंबई घूमने आई थी। क्या हुआ? सुनो इधर, क्यों? दिल्ली बहुत मस्त प्लेस है। अनसेफ है लेकिन यार वो क्यों? अच्छा वैसा नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट रहे, तो बहुत अच्छे ही थे सब बच्चे। अरे नहीं बट फिर भी ऐसा मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं जो होता ना, अभी फ़ोन पर भी कभी बात होती है कि कैसा है ये वो, क्या चल रहा है आजकल, तो हर एक जन मतलब अच्छे ही हैं सब। और दिल्ली का भी बोलते रहते तो मुझे तो अच्छा ही लगता है दिल्ली। दिल्ली, आप अगर दिल्ली में फेमस हो गए तो आप पूरे इंडिया में फेमस हो जाओगे। हाँ, कोचिंग क्लासेस है भाई। क्या है वो? ऐसे कोई गाना है क्या? कौन है वो? कौन है वो? अरे एक सेकंड, कौन है उसकी रोल मॉडल? नाम है वो, आर्टिस्ट है? अरे एक सेकंड भाई, नहीं सुनना है मेरे को, तुम इधर देखो भाई। एक एक क्या बोलूं, आप दिल्ली देखो, दिल्ली मुझे तो पसंद है दिल्ली, हाँ कुछ इश्यूज हैं लेकिन इश्यूज कहाँ नहीं होते, आप यहाँ पर भी देख लो आज से। नहीं भाई, इधर देखो, क्यों अच्छे सिंगर है या बकवास? अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सुनोगे आप, मैं कोचिंग क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आप टीचर बनना चाहती हो, इफ़ यू आर फेमस इन दिल्ली ना, तो आप पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, फिर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, नेपाल से भी बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं। एंड हाँ मालूम है, उनका भी सीए है ना, आई कैप ना शायद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आई कैप बोलते हैं वो लोग उसको। वो तो इवन आई कैन वाले भी आईसीआई का ही फॉलो करते हैं, नेपाल वाले भी। पाकिस्तान और वहाँ सब एसीसीए, सीएफए ये सब बहुत फेमस है। हाँ वहाँ पर भी कुछ तो अच्छे लोग होते होंगे ना यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। नहीं अफोर्ड की बात तो बाद में नहीं, लेकिन वहाँ पर भी रिच क्लास के लोग तो वहाँ पर भी होंगे ना, कराची, लाहौर, वहाँ पर भी। और वहाँ पर भी मतलब अच्छे स्टूडेंट तो होते होंगे जो मतलब, हाँ वो, इधर देखो भाई,
मेरे को बोलना हमारी दुकान है मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल, और सुनो नव्या जो है वो दिल्ली से है, वो मुंबई घूमने आई है, ठीक है, सुनो फटाफट, नव्या जो है वो दिल्ली से मुंबई घूमने आई है, और अरे चुप बैठो ना आप, ठीक है, प्रियल जो है वो दिल्ली से मुंबई घूमने आई है, अब वो मुंबई में घूमती रहती थी और घूमते घूमते हमारी दुकान पर आ गई। हम लोग क्या करते थे कुर्तीज़ में, मान लो कोई एक वन ऑफ द फेमस कुर्ती वाला है शागुफ्ता, शागुफ्ता कुर्तीज़ करके बहुत फेमस है नॉर्थ साइड, तो हम लोग है ना उसका डिज़ाइन जो है वो उसका डिज़ाइन कॉपी करके कुर्ती बेचते अपन, है ना, तो हम लोग डिज़ाइन कॉपी कर दे, और प्रियल ने देखा कि ये सब तो नॉर्थ वाला है, और प्रियल मान लो लॉयल कस्टमर है उसकी शागुफ्ता की, तो प्रियल कहते हैं सर मैं फ़ोटोज़ ले सकती हूँ क्या, मेरे भाई या मतलब मेरी बहन या किसी के लिए कुर्ती खरीदनी है, तो ना हाँ ले लो फोटोज़, तो उसे फोटो लिया और शागुफ्ता वालों को भेज दिया, शागुफ्ता ने मेरे पर कॉपीराइट वायलेशन का केस फाइल कर दिया, मैंने मेरे बेटे को वापस फ़ोन किया, किधर वाला है वो, यूएस वाला, मैंने बोला भाई मेरे पर और एक केस हो गया है, वो कह रहा है अब क्या है, मैंने बोला कॉपीराइट वायलेशन, क्या मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, नहीं, बोलो, ये क्या, पहला तो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेहता कुर्तीज यस, और बोलो मेरा बेटा मेरा क्या है, बट मेरा बेटा मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो भी रिलेटिव होता है, क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ये सप्लाई है अंडर सेक्शन, रीड विथ पैरा 4, अग्री करते हो आप? अच्छा, सेम स्टोरी, बस वो मेरा बेटा नहीं था, मान लो मेरा भाई है जो यूएस में रहता है, मेरा भाई केस लड़ रहा है, मेरा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं राइट बोल रहे हैं वो भी, हो सकता है ऐसा, मान लो नया नया क्वालिफाई हुआ है, अब भी जस्ट 2 महीने पहले 4 महीने पहले, इतने क्लाइंट नहीं है उसके पास, या जॉब मिल नहीं रही है, मिली है तो होता ना फ्रीलांसर जैसा 2-4 केस मिले हैं उसको, हो सकता है ऐसा कुछ, हो सकता है ऐसा कुछ, हाँ हो सकता है, बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मेरे को बताना, बोलो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपन क्या अज्यूम करेंगे, डिपेंडेंट नहीं है, अरे लॉयर है वहां पर, तो बोलो जाहिर सी बात है, जो ख्याल इन दोनों को आ रहा है बोलो सबको आता रहेगा, है ना, मेजोरिटी वो भी गलत थोड़ी ना बोल रहा है, तो मेरे को बोलो एक सेकेंड मैं बोलूँ, बोलो, सुनो फटाफट, बोलो इंडिपेंडेंट है वो लॉयर, मतलब रिलेटिव है या नहीं है, नहीं है तो बोलो फ्रॉम अदर्स नॉट अ सप्लाई, लेकिन अगर मैंने जैसा बोला, बोलो भाई डिपेंडेंट है, तो फिर रिलेटिव पर्सन माना जाएगा और सप्लाई बन जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है इन सब में? हमारा एक पॉइंट बाकी है, उस पर बात करते हैं अपन, लेकिन उसके पहले इसका एग्जाम्पल बोलो, मैंने कौन सा बोला था, फॉर अ कंसिडरेशन में बिजनेस एंटिटी, क्या एग्जाम्पल क्या देता हूं? गुड्स की बात ही नहीं चल रही है, क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स इधर आएगा, इधर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर क्या आता है, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि जीएसटी का लॉ, बीसीडी एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी लगेगा अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, वहां आईजीएसटी लगता है बट अंडर द कस्टम्स एक्ट, नॉट अंडर द आईजीएसटी या सीजीएसटी एक्ट, है ना, तो मेरे को बोलना इसका एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल फटाफट बोला है, रिलायंस वाला इंपोर्ट कर रहा है, आर्किटेक्ट वाला डिजाइन इंपोर्ट कर रहा है, डिजाइन, वो था एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बोलो, वो आईबी करियर काउंसलर वाला, इसका एग्जाम्पल, ड्रिंक एंड ड्राइव या और कोई पर्सनल केस है शॉर्ट में, इसमें इसका एग्जाम्पल बोलो, कॉपीराइट, और बेटा लॉयर है, ये भाई इंडिपेंडेंट और लॉयर है ना, डिपेंडेंट भाई तो रिलेटेड में आ जाएगा, हमारा सारा खत्म हो गया, इसको छोड़कर आपको ये प्रोविजन याद रहेगी, लास्ट पढ़ो, फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब वैसे आप कर क्या रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस, मेरे को बोलो सिटी बैंक यूएसए और सिटी बैंक इंडिया मुंबई महाराष्ट्र, सिटी बैंक यूएसए, सिटी बैंक महाराष्ट्र, बोलो वो क्या कर रहा है, ब्रांच सेटअप सर्विस दे रहा है,
बोलो। इधर देखो, आप सुनो प्लीज, सुनो। ब्रांच सेटअप सर्विसेज, आप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा की कोई भी ब्रांचेस में जाओ, आप अंदर से देखो सब कुछ सेम ही दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। अगर आप कभी बीओबी में गए हो, ऑरेंज कलर वाला पूरा, उनका एटीएम भी वैसे दिखता है ना। आप देखो उसके कोई भी क्लासरूम में जाओ, अंदर का इंटीरियर सेम है, वही ब्लूइश कलर और ये जैसा है थोड़ा बहुत ऐसा ही। बेंच का डिजाइन भी सेम है। अगर आप मान लो राजकोट ब्रांच में भी लेक्चर ले लो, आपको लगेगा पता ही नहीं चलेगा कि मैं राजकोट में हूं। अंदर से सेम ही दिखता है पूरा, ऐसे लगेगा मुंबई। तो मेरे को बोलना ब्रांच सेटअप सर्विस पूरा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, पासबुक अपडेशन वाला सॉफ्टवेयर, ये वो हर एक चीज ब्रांच सेटअप सर्विस दे रही है। क्या ये पैसा लेगा उसके लिए? नहीं, पैसा लेगा तो 7(1) में, सॉरी 7(1) में सप्लाई है फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो ये सप्लाई है या नहीं? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई ये पर्सनल काम थोड़ी चल रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई बोलेगा इसका मतलब क्या है शॉर्ट में? हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस ब्रांच ऑफिस है ना, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, बट इंडिया के बाहर और इंडिया में डिस्टिंक्ट, और इसका मतलब रिलेटेड। तो एक्चुअली में ये दोनों है ना, ये दोनों किधर है मालूम है? पैरा नंबर, बोलो पैरा 2 क्या है? पैरा 2 रिलेटेड और डिस्टिंक्ट। पैरा 4 क्या है? रिलेटेड और डिस्टिंक्ट। लॉजिकली वही है, बट बोलो इंडिया के बाहर और इंडिया में, पर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। आप देख लो वही है एक्चुअली में, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस। कोई डाउट है इस पूरे में? मेरे को बोलना इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बोलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दो पार्ट बोलो। पहला पार्ट सेक्शन, सेक्शन क्या है वो? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ, चलेगा ऐसा? रुपी डॉलर कुछ भी हो चलेगा ऐसा? बोलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। आगे बोलो दोनों। तो वेदर और नॉट, ए वेदर और नॉट इन द कोर्स या नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, दोनों ही सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(b। बोलो अग्री करते हो आप? फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर दूसरा बोलो सेक्शन शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4। बोलो पैरा 4 में फॉर अ कंसिडरेशन या विदाउट? विदाउट कंसिडरेशन। और विदाउट कंसिडरेशन में बोलो सप्लाई कब होगा? तो दो चीजें यहां पर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, एंड दूसरा फ्रॉम रिलेटेड या एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। चलेगा ऐसा? ये दो कंडीशन होती है तो सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(c) वाला। और अदरवाइज बोलो अदरवाइज, ये दो में से एक नहीं हो रही है, दोनों नहीं हो रही है, तो सप्लाई नहीं बनेगा। अग्री करते हो आप इस बात से? एक बारी शॉर्ट नोट में आया था, दो बारी आया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और आप लिखोगे क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b। पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलो आगे, विदाउट कंसिडरेशन shall be treated as a supply if the following two conditions are satisfied. Number 1, if it is in the course of business, और दूसरा, और फिर थर्ड पैराग्राफ, if any of the above condition then it shall be अंडरस्टूड। उन्होंने ऐसा पूछा था, देख लेना। एक्सप्लेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ऑल्सो स्टेट द केसेस इन विच इट, और बोलो किसमें वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनेगा, तो बोलो फॉर अ कंसिडरेशन तो ऑलवेज बनेगा, और विदाउट में ये दो कंडीशन चेक करनी है। याद रहेगा? ये मैंने ना कहीं लिखा नहीं, आपको लिखना है ये या चलेगा? चलेगा। ये कौन सा सिचुएशन था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कोई मेरे को चैप्टर का समरी बोलेगा? सबसे पहला कहां चेक करना है? नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा शायद। हाँ शायद नहीं, पक्का हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। बोलो सबसे पहला कहां चेक करना है? शेड्यूल 3, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। याद है ये तीनों? अगर इसमें कहीं कवर हुआ तो
नो सप्लाई नो जीएसटी, वहां कवर नहीं हो रहा है तो अदरवाइज कितने पार्ट हैं टोटल? 3, लेकिन हम जनरली कितने देखते हैं? 2। क्यों समझ में आपको? क्योंकि तीसरा एक स्पेशल सिचुएशन है, इंडिया के बाहर और इंडिया में, एनटीटी और टीटी वाला। मेरे को बोलो फॉर अ कंसिडरेशन की सेक्शन कौन सी है? कितनी कंडीशन थी बोलो? ये 4 होगा तो सप्लाई 7(1)(a) में, तो उन सब के भी एक 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 मीनिंग है। फिर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ सेक्शन, रीड विद शेड्यूल 1 पैरा, इसमें से पैरा 1 2 3 में से जनरल प्रोविजन कौन सी है? जनरल। विदाउट कंसिडरेशन में जनरल क्या है? पैरा 1। क्या पैरा 2 एंड 3 स्पेसिफिक प्रोविजन है? पैरा 3 कब आएगा? प्रिंसिपल एजेंट है, और वो भी बोलो खुद के नाम का बिल दे रहा तो पैरा 2 कब आएगा? रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। पैरा 1 कब आएगा? आईटीसी और वो वाला चक्कर, मतलब पैरा 1 जनरल है, उसमें खाली आईटीसी नो आईटीसी चेक करना है ना। पैरा 2 और 3 तो स्पेसिफिक सिचुएशन है, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब। कोई डाउट है इन सब में? इसके बाद मेरे को बोलना इंपोर्ट ऑफ सर्विस अभी अभी हुआ था, याद है आपको? आपको ये सब याद है? शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर, ये पूरा। अब बोलो ये सब चेक करना है, इसमें कहीं सप्लाई नहीं हुआ तो खत्म बात। लेकिन अगर सप्लाई होता है तो आगे जाकर बोलो अब क्या चेक करना है? शेड्यूल 2 और सेक्शन 8 है ना। मेरे को एक बात बोलना, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, क्या हो आप? बोलो क्या सप्लाई करते हो? गुड्स। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, बोलो क्या सप्लाई करते हो? अगर आप सप्लायर ऑफ बोथ हो, मतलब गुड्स एंड सर्विस बोथ, क्या सप्लाई करते हो? गुड्स और सर्विस, नॉट बोथ। गुड्स और सर्विस नॉट बोथ। कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलो अगर आप गुड्स के सप्लायर हो तो, गुड्स सर्विस वाले हो तो, बट गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे हो, आप एक्चुअली में सप्लाई क्या कर रहे हो मालूम है? गुड्स एंड सर्विस, पर माना क्या जा रहा है? गुड्स और सर्विस। पहला डाउट, पता कैसे चलेगा? बोलो कैसे पता चलेगा? बोलो देव, कैसे पता चलेगा वेदर द एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विस? आर्यन? नव्या? शेड्यूल 2 से चेक करेंगे। क्या हमारा ये चैप्टर तो इधर ही खत्म हो जाना चाहिए था? सप्लाई तो आगे हम पढ़ क्या रहे हैं? वेदर द एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये डिटरमाइन करना है। और डिटरमाइन कैसे करोगे? कोई बताएगा? शेड्यूल, और उधर नहीं मिला शेड्यूल 2 में तो शेड्यूल 2 में मिल गया तो आंसर उधर मिल जाएगा, नहीं मिला तो सेक्शन 8 चेक करना है। मेरे को एक बात बोलो, शेड्यूल 2 सेक्शन 8 क्यों पढ़ना है? टू डिटरमाइन वेदर द एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे पता चलेगा? कोई डाउट है इसमें? अब आप बोलोगे लेकिन करना क्यों है? क्योंकि जीएसटी तो टैक्स ऑन बोथ है। तो देखो, गुड्स वाला आदमी, सर्विस वाला आदमी, गुड्स वाला आदमी रजिस्ट्रेशन करेगा जीएसटी में अगर उसका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा, बोलो 40 लाख को, और सर्विस वाला 20 लाख को। मेरे को बोलो आपका कोई फ्रेंड है जो महाराष्ट्र में कुर्ती की दुकान चालू कर रहा है, कुर्ती की दुकान, क्या एडवाइस होगी? रजिस्ट्रेशन कब करना है? 40 लाख को क्रॉस करेगा। और सर्विस अगर है, कोचिंग क्लासेस चालू कर रहा है, तो क्या एडवाइस होगी? 20 को क्रॉस करेगा तो रजिस्ट्रेशन करना है। रेस्टोरेंट क्या देता है? गुड्स, सर्विस या बोथ? कर रहे हैं, वो भी चला गया था, अभी सूफियान भी चला गया था, पता नहीं, मैं शायद नहीं था, मैंने 2-3 बारी। कोई नहीं है। अच्छा इधर देखो, सुनो क्या पूछ रहा था मैं? रेस्टोरेंट। मेरे को बोला रेस्टोरेंट वाला क्या देता है? दोनों गुड्स एंड सर्विस,
अगर मैं बोलूं रेस्टोरेंट वाला आपका क्लाइंट है, वो आपसे पूछ रहा है मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करना है, क्या एडवाइस होगे? पहला शेड्यूल 2 में चेक करना पड़ेगा, क्या मुझे पहले शेड्यूल 2 में ढूंढना पड़ेगा, और वहां नहीं मिला तो इधर देखना, शेड्यूल 2 का हेडिंग पढ़ो। क्या बोल रहे हैं आप? या तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे या तो सप्लाई ऑफ, पैरा 6B पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ना, कॉम्पोजिट सप्लाई पढ़ो। इस पूरे बी को एक वर्ड में डिफाइन करो, एक वर्ड में बताओ क्या है वो। रेस्टोरेंट की बात चल रही है यहां पर, है ना? मेरे को बोलना एनी एनी सर्विस, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोलता हूँ रुको, बार भी कवर हो जाएगा, लेकिन अल्कोहलिक आप देखो ना, आप किसी पब में या कहीं जाते हो तो पता है वो दो दो बिल देता है, पब्स क्या बोलते हो आप, क्या समझे? ठीक है, आप किसी पब्स में या कहीं जाते हो तो देखो वो दो बिल देता है, तो उसमें वो बिल कैसे देता है? एक बिल देगा जिसमें वो बियर का बिल बनाएगा, उसमें कौन सा टैक्स लगा कर देगा, वैट, और दूसरा एक बिल बनाएगा जिसमें फूड आइटम्स लिखी होंगी, ड्रिंक्स या जो भी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, और वो स्टेपल करके देगा, और उसके पीछे साइड बैक साइड पर वो टोटल मारेगा कि एक बिल दूसरा बिल और प्लस टोटल आपका इतना हुआ। भाई अरे यार, मैं एक बारी गया हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने किया एक बारी ड्रिंक बहुत सालों पहले, 2000, हाँ, मेरी मम्मी पापा पापा को भी मैंने बोला था, उसमें क्या है, मैं और वो अकोमोडेशन के सामने ना बस स्टॉप था, वो छोटी मिनी बस आती थी, तो मैं डेली बस में बैठता, 4:30 बजे मेरा लेक्चर खत्म होता, मैं वो मिनी बस आती कुछ 5 बजे का टाइम, 5, 5:30, 6, हर आधे घंटे में एक बस होती थी, तो मैं वहाँ से लेक्चर से भाग भाग के आता, चाय वाय पीता, नाश्ता करता, फ्रेश होता, और फटाफट मैं वो जो रसोईया था, मतलब जो कुक था, उसको मैं कहता मैं जा रहा हूँ, मेरा खाना मत बनाओ, मैं कुछ खा लूँगा रास्ते में, और मैं जाता डेली उज्जैन, और 7 दिन में 5 दिन, और मेरे जो कलीग्स मेरे को बोलते क्या भाई पागल हो गया ये हो, मुझे बहुत मज़ा आता। और आप देखो जितने भी अपने ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें से सबसे मेन ये है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवलर है, महाकाल जिसने टाइम को बीट किया है वैसा, और सबसे ज़्यादा रिलेवेंस उसका है। ऐसा नहीं कि क्या नाम है उसका, वो कोई क्रिकेटर और ये सब जाते हैं अभी, विराट कोहली के जाने के बाद मैं उस टाइम पर जाता था, तब तो इतना वो विराट कोई लाइमलाइट में भी नहीं आया था, मतलब ये सब, हाँ उसके बाद वो जाने लगा, वो उसके बाद वो जाने लगा। इधर देखना, मेरे को बोला ये पूरा पढ़ के बोलो एक वर्ड। रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट क्या होती हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस, मैं नहीं कर रहा, शेड्यूल 2 डिफाइन कर रहा है। और वैसे भी आप सोचो ना, रेस्टोरेंट में मिलता दोनों है, फूड और दोनों। मान लो हम लोग तय कर रहे हैं आज शाम को खाना खाने चलते हैं, मैं आपको कहता हूँ मस्त से एक रेस्टोरेंट में चलते हैं घाटकोपर, जो आप बोलो वो। अब मेरे को बोला मस्त मतलब क्या होगा, खाना तो फूड तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, अब ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत अच्छा और थोड़ा बहुत क्वालिटी में आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसे नहीं कि एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंस है कि भाई इधर तो कुछ एकदम ही घटिया खाना है पूरे घाटकोपर में, ये एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ जबरदस्त खाना मिलता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अपन क्या देखने जाते हैं? सर्विसेज। मस्त होटल मतलब क्या, मस्त रेस्टोरेंट मतलब क्या, उसकी सर्विस, उसका एम्बियंस या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर्स देखोगे आप, तो मेरे को बोलना मे बी शायद इस वजह से उसको सर्विस मानते हो कि हम उसको उसको सर्विस ट्रीट करेंगे। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? तो मेरे को बोलना रेस्टोरेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? कहां लिखा है ऐसा? शेड्यूल 2। तो रेस्टोरेंट वाला अगर क्लाइंट आता है तो अपन सप्लाई तो है, सप्लाई तो है ऊपर वाले, कहां सप्लाई बनेगा? 71A 71C या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस? रेस्टोरेंट और आप कहां सप्लाई बनेगा? 71A में सप्लाई बन जाएगा फॉर अ कंसिडरेशन, पीवीआर सिनेमाज और आप 71A में
ठीक है, तो रेस्टोरेंट और आप बोलो सप्लाई बन गया, अब ढूंढना है गुड्स या सर्विस। कहां ढूंढूं मैं? अगर वहां नहीं मिलता तो सेक्शन 8 में ढूंढते अपन। बोलो शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ क्या है? ये सर्विसेज है। कॉम्पोजिट, एक सेकेंड, सब एक कॉम्पोजिट मिक्स पर कहां आ गई आप? अच्छा मैं समझा, हाँ सॉरी नहीं, मैं कुछ और समझ लिया था। जो मैंने अभी बोला ना वो यहाँ वर्ड है, कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई। मुझे लगा आप यहाँ पहुंच गई, मैं सोचू यहाँ तो अपना हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं, आप राइट बोल रहे हो। ठीक है, बोलो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो क्या? वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, कहां पढ़ा तुमने? शेड्यूल 2। अब बोलो ये क्लाइंट है तुम्हारा, उसको क्या एडवाइस हो गए? उसको रजिस्ट्रेशन कब करना है? 20 लाख के बाद, 40 नहीं। और कुर्ती वाला आता तो ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद एक चैप्टर हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई है सेक्शन 12, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई है सेक्शन 13 ऑफ द CGST एक्ट। बोलो रेस्टोरेंट कहां ढूंढोगे? सेक्शन 13। कोचिंग क्लासेस, एक बात बोलो, कोचिंग क्लासेस जो है वो क्या देता है? गुड्स या सर्विस या दोनों? दोनों। यहाँ गुड्स क्या मिला आपको? बुक, बैग, ये सब मिला, पाउच। और सर्विस क्या मिली आपको? कोचिंग सर्विस। बोलो आप यहाँ क्या लेने आए हो? प्रिंसिपली कोचिंग या बुक्स? कोचिंग। तो इसको क्या माने हम? सर्विस ट्रीट करेंगे, है ना? बोलो इसके लिए कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन 20 लाख। इसका टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 ऑफ द CGST एक्ट। इसका कॉम्पोजिशन स्कीम, ये चैप्टर हमारा बाकी है। इसका कॉम्पोजिशन स्कीम, इसका क्या? कॉम्पोजिशन स्कीम, ये है सेक्शन 10(1) एंड ये है सेक्शन 10(2) है। बोलो कोचिंग क्लासेस को कौन सा एप्लीकेबल होगा? कोचिंग क्लासेस 10(2) है। तो ये सारे रूल देखो, सर्विस के लिए रूल अलग अलग है। आपको समझ में आ रहा है अपन क्यों डिटरमिन करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ना? अच्छा, चौथा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, 11, सेक्शन 12, 13 ऑफ द IGST एक्ट, ऑफ द IGST एक्ट। तो ऊपर वाली सब सेक्शन कौन से एक्ट में? CGST। आपको इतना क्लियर है ये जो लिखा है वो? कोई डाउट है इसमें? बोलो। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई होती है तो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, पर अपना खत्म नहीं हो रहा है। आगे क्या चेक करना है आर्यन? शेड्यूल 2 और सेक्शन 8 क्यों चेक करना है? सर्विस पर करना क्यों है वो डिटरमाइन? रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब अलग अलग है। गुड्स के लिए रूल अलग है, गुड्स के लिए GST का लॉ कुछ अलग कहता है, सर्विस के लिए अलग कहता है। आपको इतना क्लियर है? और देखो शेड्यूल 2 है ना, ये ऐसे है, 2 पेज में है, 2-3 पेज में। यहाँ पर दिख रहा है एक एक पॉइंट दिया यहाँ पर, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, इन शॉर्ट मिक्सअप करके दिया है गुड्स सर्विस। तो हमने क्या करा है, मैंने ना इसको हमने देखो इसको ऐसे लिखा है, शेड्यूल 2 एक साइड बोलो और एक साइड अंडरस्टूड। मैंने क्या करा, एक साइड गुड्स लिख दी है और एक साइड सर्विस। बोलो गुड्स की साइड कितने पॉइंट है? 5 ही है, 5। और सर्विस की साइड नहीं, 11 पॉइंट है। बोलो भाई कहां चेक कर रहे हो? सबसे पहला क्या चेक कर रहे हो? गुड्स है कि सर्विस? कितने पॉइंट है इधर? टोटल कितने हो गए? अगर ये 16 पॉइंट में नहीं आया तो सेक्शन 8 में जाना पड़ेगा। बस वो 16 पॉइंट पढ़ने, अपना शेड्यूल 2 खत्म। मेरे ख्याल से लेक्चर खत्म होते तो शायद हो जाएगा ये, और फिर अपन पढ़ेंगे सेक्शन 8। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा। तुमको सप्लाई समझ में आया कहाँ क्या लिखा है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 2। इसमें से आधे जितने पॉइंट तो आपको लगेंगे इररिलेवेंट है, ना भी लिखा होता तो भी हमको समझ जाता कि वो गुड्स है या सर्विस। पहला पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। टाइटल मतलब ओनरशिप। बोलो आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? ओनरशिप। मेरे को बोलो मेरी कुर्ती की दुकान है, मैं कुर्ती बेच रहा हूं, क्या है वो? सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अब वो नहीं भी लिखा होता तो भी बोलो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होता है ना, ये टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट पढ़ो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप?
गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो या शेयर इन द गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो? मेरे को बोलो, 3 दोस्त हैं ए, बी एंड सी, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर है। ये लोग क्या करते हैं, कुर्ती बेचते हैं, ठीक है, और कुर्ती का स्टॉक जो है ना वो पड़ा है ए के घर पे। कुर्ती का स्टॉक किधर पड़ा है? ए के घर पे कुर्ती का स्टॉक पड़ा है। वो कुर्ती है किसकी? तीनों का, एओपी बीओआई का एक जॉइंट वेंचर है। बोलो प्रिसाइसली लोग क्या होंगे? बीओआई है ना, प्रिसाइसली इट्स बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सभी के सभी इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ए, बी एंड सी एओपी बीओआई फॉर्म करिए। कुर्ती किसके घर पे से बेच रहे हैं? स्टॉक ए के घर पे पड़ा है, लेकिन उस स्टॉक का मालिक कौन है? तीनों, आई मीन एओपी बीओआई मालिक है। अब है ना इन लोगों का झगड़ा हो गया, और है ना सी बोल रहा है मेरे को तुम्हारे साथ ये बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक पड़ा है मान लो 3 लाख रुपीज का। कितने का स्टॉक पड़ा है? सी कह रहा है मेरे को जाना है। अब ए और बी कह रहे तेरे को जाना तो जा, लेकिन हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं है, कोविड जैसी सिचुएशन चालू है, हम पैसा कहाँ से निकाले? तो उस टाइम पर जो है कुर्ती बिक नहीं रही है अभी, तो फिलहाल मान लो धीरे धीरे करके बेचेंगे। बोलो एट द सेम टाइम इनका एक दोस्त है डी, डी एंटर करना चाहता है, ए सी जाना चाहता है, डी आना चाहता है, लेकिन एओपी बीओआई तो एज इट इज रहेगा ना, पार्टनर्स एडमिशन रिटायरमेंट चलते रहे, लेकिन फॉर्म रहती है। तो बोलो सी जा रहा है, जाते जाते वो क्या करके जा रहा है? अपना शेयर इन द गुड्स, गुड्स नहीं बेच रहा है। गुड्स का तो आज भी और कल भी और परसों भी मालिक कौन था और कौन है और कौन रहेगा? एओपी बीओआई, लेकिन अंदर मेंबर्स चेंज हो रहे हैं। सी अपना शेयर इन द गुड्स डी को दे रहा है, और डी उसका बोलो कितना पैसा देगा? 1 लाख रुपया। 1 लाख कैसे आया? 3 डिवाइड बाय, या फिर बोलो 90,000, या फिर बोलो 1.10 लाख, कुछ भी दे, ब्रेक इवन पॉइंट हो या प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, अपने को क्या करना है? बोलो ये एक्टिविटी क्या ट्रीट करें? सप्लाई ऑफ सर्विस। आप गुड्स नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? शेयर इन द गुड्स। तुमको ये समझ में आया? शेयर इन गुड्स। हमारे कितने पॉइंट हो गए? 2, इधर एक इधर एक, है ना? कौन सा था इधर? और यहां बोलो, नेक्स्ट पढ़ो। हायर परचेज क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, वो पूछ रहा हूं। सप्लाई ऑफ गुड्स, बोलो हायर परचेज क्या होता है? अग्रीमेंट। आपको हायर परचेज अकाउंटिंग है ना शायद, एफ आई या एस वाई या टी वाई बीकॉम कहीं तो है ना। मेरे को घाटकोपर वाले बच्चे कह रहे थे, सॉरी मुलुंड वाले, एफ आई बीकॉम में है क्या? आप लोग अभी एफ आई में हो या एस वाई में? अच्छा, कौन सी कॉलेज में हो आप? और आप NM2HR या डायरेक्ट HR? मतलब 11-12 में NM में थी और अटेंडेंस इशू हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। आप दोनों ये किधर कीजिए? अच्छा सोमैया। और आप भी उसमें ही हो? तुम आर्ट्स में हो? अच्छा अच्छा ऐसा है, और आप दोनों कॉमर्स में हो? नहीं ऐसा होता है ना, बहुत लोग सीए करने आते हैं, वो आर्ट्स ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी बहुत लोग होते हैं, या साइंस वाले भी बहुत होते हैं, जो साइंस वाले होते हैं। इधर देखना, तो फिलहाल मेरे को बोलना कार परचेज करी, कार, ठीक है, सॉरी ये हम लोग कार डीलर हैं, मैं कार डीलर हूँ, मैं लोगों को गाड़ी बेचता हूँ, लोग मेरे को डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद बोलो बाद में इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। सामने वाले की गाड़ी कब होगी? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब होगी। अब है ना, हुआ क्या, जो पुराने दिनों में आप बोलोगे सर ये तो खाली फोकट लिखा है, हायर परचेज तो वैसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही है ना। पुराने टाइम पर क्या होता था, जब वैट और ये था सर्विस टैक्स, तो उन दिनों गाड़ी बेचने पर स्टेट गवर्नमेंट कहती कि ये तो सेल ऑफ कार है। सेल ऑफ कार मतलब क्या है? गुड्स, इस पर वैट लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती कि काय का गुड्स बेच रहा है, गुड्स तो तब बिकेगा ना जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब तक तो सेल है ही नहीं, इन बिटवीन डिफॉल्ट कर दिया तो। और ऐसे भी केसेस होते हैं, 20-30% केसेस शायद डिफॉल्ट वाले हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला था ये तो सर्विस है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, आप लोन दे रहे हो इन काइंड, और वो ईएमआई भर रहा है, और हम तो इस पर सर्विस टैक्स लगाएंगे। और ये मैटर पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट।
और 2017 से पहले एक साल में कितने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और क्वेश्चन क्या होता मालूम है, दिस एक्टिविटी इज गुड्स और अ सर्विस। वो झगड़ा क्यों चल रहा है लेकिन, क्योंकि गुड्स होगा तो वैट आएगा जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और अगर सर्विस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। भाई रेवेन्यू का चक्कर है। और एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा भड़क गई, एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा भड़क गई, वो केस था आइडिया सेल्यूलर का। आइडिया सेल्यूलर, आइडिया सेल्यूलर उन दिनों सिम कार्ड बेचता था, और सिम कार्ड बेच के उसका कुछ पैसा चार्ज किया उन्होंने, ठीक है। पहले, अब तो मुझे नहीं पता, शायद सिम कार्ड फ्री मिलते होंगे, बट पहले कुछ 2005-10 उन दिनों में शायद ये सिम कार्ड का कुछ पैसा चार्ज करते थे, ठीक है, ठीक है। तो सिम कार्ड बेचा, उसका पैसा चार्ज किया। अब क्वेश्चन राइज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है ये गुड्स हैं, इस पर वैट आएगा, सेल ऑफ सिम कार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर सर्विस टैक्स आएगा। और मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट का बोला हमको कुछ काम धंधा नहीं है, बस एक ही काम करो, वेदर द एक्टिविटी इज अ गुड्स और अ सर्विस। एवरी टाइम हर महीने में 2-3 केस लॉ तो आ जाते हैं जब आप पूछते आते हो वेदर इट इज गुड्स और अ सर्विस, वेदर इट इज गुड्स और अ सर्विस। और चिदम्बरम ने इन दिनों कहलवाया, ठीक है, जो गवर्नमेंट का लॉयर था उसने बुलवाया, उसके थ्रू बुलवाया कि गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या सॉल्यूशन था इसका? जीएसटी। वो आने के बाद मगजमारी नहीं है, आप गुड्स बोलो तो भी जीएसटी, आप सर्विस बोलो तो भी जीएसटी। लेकिन कुछ स्टेट अभी नहीं मान रहे हैं, वो मान जाएंगे तो हम जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। कौन से स्टेट नहीं मान रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, ठीक है। और फाइनली तो बोलो, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐसा बोल दिया। बट मेरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा इस केस में उन दिनों? क्या लगता है आर्यन? अरे शेड्यूल 2 कहाँ होगा? अब कब, हम कब की बात कर रहे हैं? जीएसटी आया नहीं था। बोलो देव। सेंट्रल को देंगे, क्यों? कार्ड इज यूजलेस अगर वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे ही ना पाए। मैं अपना सिम कार्ड आपको देता हूं और बोलो वो अब खत्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, जो भी है, अब चल ही रहा है, बोलो उसका क्या ही कर लोगे तुम? तो बोलो इस पे ज्यादा रेलेवेंस किसका है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल के फेवर में डिसीजन दिया। यहां बोलो ये क्या सिस्टम है? हायर परचेज, हायर परचेज, बोलो किसके फेवर में डिसीजन देनी चाहिए? दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों राइट बोल रहे हो, लॉजिकली तो दोनों राइट है। आप गुड्स बेच भी रहे हो और वो भी राइट बोल रहा है कि गुड्स अभी थोड़ी ना बिका है, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर बिका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों लगा लो टैक्स, लेकिन दोनों फिर रेट कम रखना। और फिर कॉन्सेप्ट आता था तभी अबेटमेंट का, मैं बोलता हूं बाद में। लेकिन फिर बोलो शॉर्ट में करना क्या है? रेट कम लगाई जाएगी। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? रेट कम लगाई जाएगी। वैट का जनरली रेट होता था 12.5% और सर्विस टैक्स का जनरली रेट होता था 12.36%। सर्विस टैक्स कितना होता था? 12 और वैट 12.5। अपन कैसे 18 लेते हैं जनरली जीएसटी में, वैसा। तो 12.5 और ये 12.36, अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट समथिंग 86 जितना, मतलब 25 समझो, 25% जितना टैक्स हो जाएगा अगर दोनों लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद दोनों 6-7 जितना परसेंटेज लगाते, मतलब दोनों मिलकर 12-14%। आपको समझा मैंने क्या बोला? और वो लोग रेट है ना, रेट चेंज नहीं करते, तब वो लोग कॉन्सेप्ट लेकर आते अबेटमेंट का। अबेटमेंट का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब अगर मान लो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं बोलता हूं बाद में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, सर्विस टैक्स में लिखा होगा 60% अबेटमेंट। तो सर्विस टैक्स की रेट बोलो क्या है? 12.36। तो 12.36 माइनस 60%, तो मोटा मोटा कितना बार छंग बोलते हैं, कितना होता है बार चंगो? 4.5-5%। 5% के आसपास रेट लगाएंगे, जबकि रेट 12 है। आपको अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में है मैं क्या पूछ रहा हूं? ठीक है। तो अब मेरे को बोलना, अब आप मेरे को बोलो उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये गुड्स है या सर्विस है या दोनों है? बोलो क्या ऐसा हो सकता है कोई बंदा पुराना वाला बंदा है, पुराना सीए बना था, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो जीएसटी में इतना अपडेटेड ना हो, अब वापस कौन जीरो से पढ़ेगा? हमारे पास छोटे मोटे क्लाइंट है, छोटा मोटा रिटर्न फाइलिंग तो अपन कर सकते हैं। मेरे को बोलो हो सकता है ऐसा कुछ, तो उसको पता ना हो, मे भी शायद क्लैरिटी के लिए लिखा हायर परचेज को हम क्या मान रहे इधर? गुड्स। भले वैट और उसमें तो दोनों मान रहे थे, लेकिन जीएसटी का लॉ उसको क्या मानता है? गुड्स। ठीक है, बोलो अब तक हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 गुड्स की साइड, दूसरा हायर परचेज, और सर्विस में भाई देव याद है आपको इतना? इधर देखना, हमारे 2 हो गए, इधर 1 हो गया। नेक्स्ट में बोलता हूं वो पढ़ते जाना। 2 पढ़ो।
टू टू। तुम कौन सी साइड पढ़ रहे हो? सप्लाई ऑफ सर्विस, टू हो गया पढ़ के, थ्री पढ़ना। हो गया पढ़ के? टू क्या था? तीसरा पढ़ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या पढ़ा? रेंट। इधर इधर अभी जो पढ़ा वो, जो अभी मैंने बोला ये पढ़ो ये पढ़ो। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एटसेट्रा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। चौथा पढ़ो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। आप किसी को गुड्स बेच नहीं रहे हो, उसको राइट दे रहे हो टू यूज द गुड्स, मतलब शॉर्ट में बोलो रेंटिंग ऑफ गुड्स, लाइक रेंटिंग ऑफ बस। बस इज अ गुड्स, है ना, बस आर गुड्स, बसेस आर गुड्स। तो मेरे को बोलना, कोई डाउट है इसमें? कितने हो गए हमारे ये? चार। पहला बोलो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, उसके पहले तुम्हारा सर्विस में क्या क्या हो गया ये तो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या हो गया है? अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स, रेस्टोरेंट भी हो गया हमारा, स्टार्टिंग उससे करा था, तो हमारे इधर दो हो गए इधर दो हो गए। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, हायर परचेज, अनडिवाइडेड शेयर और रेस्टोरेंट। और अब हम यहाँ चार पढ़ने जा रहे हैं, मतलब दो और चार छह हो जाएंगे। समझा क्या बोल रहा हूं? सर्विस में दो और चार छह हो जाएंगे। चार बोलो जो अभी बोले वो। अच्छा इधर देखो, रेंटिंग ऑफ लैंड, जमीन भाड़े पर दे दी। मेरे को बोलना देव, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? अच्छा एक सेकेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सेल से। सेल ऑफ लैंड, जमीन बेच दी। बोलो आर्यन, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? क्या बोल रहे हो? सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट अराइज शेड्यूल 3। दूसरा, सेल ऑफ अ बिल्डिंग, सेल ऑफ अ बिल्डिंग दो टाइप की होती हैं। बोलो हमारी रेडी पोजीशन वाली है। बोलो देव, रेडी पोजीशन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सप्लाई नहीं है ना? मेरे को बोलना नव्या, अंडर कंस्ट्रक्शन। सप्लाई है और सप्लाई ऑफ क्या है ये? सर्विस। ये कौन सा था मालूम है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। वैसे वो होता दोनों है, वो बंदा आपको रेती सीमेंट भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, बनाकर भी दे रहा है, लेकिन उसको ट्रीट क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। चार पढ़े थे, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेंटिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स। उसमें से हमारा कौन सा हो गया? कंस्ट्रक्शन एक कवर हो गया। कोई डाउट है इन दोनों में? हम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, रेंटिंग ऑफ लैंड, जमीन भाड़े पर दिया। बोलो आर्यन, सप्लाई है या नहीं है? कहां सप्लाई बनेगा? 7(1)(a) लीज और रेंटल, है ना? सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा पॉइंट है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारा ये भी एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भाड़े पर दे रहा है। बोलो देव, सप्लाई है? सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा पॉइंट है देव? ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलेगा? ये देखो जरा, हमारा इमूवेबल हो गया, सेल सेल, रेंटिंग रेंटिंग। कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ बस, बस बेच दी उसको, ये बस बेच दी। बोलो भाई, 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा, ये सप्लाई है। सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा पॉइंट? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। भाई मेरा बिजनेस है, बोलो असेटी, आई मीन बस ही बेचता हूं क्या? बस बेचने के भी बिजनेस होते होंगे। नेक्स्ट और लास्ट, इस टेबल में लास्ट, रेंटिंग ऑफ बस। सप्लाई है? शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन में नहीं है, 7(1)(a) में सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई ऑफ, बोलो
4 पॉइंट पढ़े। रेंटिंग ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ गुड्स भाई बस भाड़े पर देना वो सर्विस ही होगा ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है? रेंटिंग ऑफ गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। 2 मिनट जरा इमूवेबल मूवेबल देखो सारे। सेल सेल, रेंटिंग रेंटिंग, और नीचे भी सेल रेंटिंग। कोई डाउट है? इस टेबल में हमारा कौन सा कवर हो गया जो 4 पढ़े थे उसमें से? मतलब रेंटिंग ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन, क्या कवर नहीं हुआ? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इधर कवर नहीं हो रहा है। वैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सर्विस होता है। इसमें कोई डाउट है आपको? हमारी इमूवेबल मूवेबल की सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब सुनो आगे, हम थोड़ा बहुत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर बात करते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका डेफिनेशन नहीं बोल रहा मैं, मीनिंग बोल रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड्स प्लस सर्विस, गुड्स प्लस in relation to immovable property, in relation to immovable property, in relation to immovable property, and supplied for a single price, supplied for a single price। अगर ये 3 चीजें होती हैं then the activity is works contract। ठीक है, और इस पर क्या इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ठीक है, बोलो व्हाट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? याद रहेगा आपको? ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कुछ गौर किया? गुड्स प्लस सर्विस है, लेकिन मान क्या रहे हैं? सर्विस ट्रीट करेंगे। कोई डाउट है इसमें यहां तक? सुनो, मेरा पहला क्वेश्चन, ये मेरी जमीन है। ये किसकी जमीन है? मेरी ज़मीन है। ठीक है, अच्छा हमारी ज़मीन है। मेरे को बोलना ये हमारी ज़मीन है एक, ये मेरी ज़मीन है, और मैंने आपको बोला कि आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप मुझे यहाँ पर बंगलो बना कर दो। मान लो गुजरात के कच्छ में हम लोग बंगलो बना रहे हैं, हमारा हमने एक ज़मीन खरीदी, आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बंगलो बना कर दो। आप कह रहे हो सर रेती सीमेंट और ये सब जो लगेगा, रेती सीमेंट का लगेगा इतना पैसा, मतलब नहीं रेती सीमेंट तो मन नहीं चाहिए मेरे को, वो मेरे भाई की दुकान है, मैं वहां से लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे खाली कंस्ट्रक्शन करके दो। बोलो भाई जमीन किसकी है? मेरी। रेती सीमेंट कौन ला रहा है? आप। क्या करके दे रहे हो? कंस्ट्रक्शन, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, इसका आपने मेरे को बोला सर 30 लाख रुपए लगेगा। बोलो क्या है ये? सप्लाई तो है, सप्लाई ऑफ कौन सी? कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये भी कंस्ट्रक्शन है, तो ना कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये भी उधर ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? दूसरा क्वेश्चन, ये मेरी जमीन है, मैंने आपको बोला रेती सीमेंट ये वो, तो ठीक है जमीन मेरी है। आप कह रहे हो सर रेती सीमेंट, मैंने बोला नहीं वो भी तुमको अरेंज करना है। आप कह रहे हो सर सीमेंट रेती ब्रिक्स विक्स जो भी है इसका लगेगा 40 लाख रुपए, और हम जो काम कर रहे हैं प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, नॉट प्योर लेबर कंस्ट्रक्शन, इसका लगेगा 30 लाख रुपीस। टोटल आप कह रहे हो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख। बोलो क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है देव? टोटल करने को सिंगल प्राइस बोलते हैं क्या? आप किसी दुकान पर चली गई और आपने मान लो उसने किसने कुछ टोटल करके दिया, आप बोलोगे सिंगल प्राइस चार्ज किया उससे। आपको समझा मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या वो टोटल तो करेगा? बोलो क्या ये सिंगल प्राइस है? नहीं, सिंगल प्राइस नहीं है यहां पर, दिक्कत ये है। तो फिर ये क्या है? ये है सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, और ये क्या है? कंस्ट्रक्शन सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये फर्क समझ में आता है आपको? बोलो पहले क्वेश्चन में जमीन रेती सीमेंट सब हमारा, आप क्या करके दे रहे थे? तो वो तो कंस्ट्रक्शन सर्विस है। दूसरे क्वेश्चन में तो वो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये मेरी जमीन है, मैंने आपको बोला रेती सीमेंट ये सब का कितना लोगे? आप कह रहे हो 40 लाख, और मैंने बोला कंस्ट्रक्शन का प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आप कह रहे हो 30 लाख।
मैंने बोला बहुत ज्यादा बोल रहा है यार तू, इतना थोड़ी ना होता है 40 30 70 लाख, कुछ रीजनेबल बोलो। और आप कह रहे हो 55 लाख में आपके लिए करके दे देंगे सब कुछ। बोलो आप सब कुछ कितने में करने को रेडी हो? 55 लाख में? बोलो क्या अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो डेफिनेशन। गुड्स प्लस सर्विस, हाँ दोनों है। बंगलो बना रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ, यस ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, 55 लाख सर्विस मानेंगे इसको। कोई डाउट है इसमें? चौथा क्वेश्चन, आप है ना, मान लो एक सोसाइटी है, मान लो द्वारका, और इस सोसाइटी में घर बन रहे हैं छोटे छोटे, रॉ हाउसेस हैं। आप लोग मान लो कच्छ घूमने गए हो या जिधर भी तुमको घूमने जाने गए हो, और आप हाईवे से जा रहे थे कार में, और आपको रास्ते में सोसाइटी दिखी ये वाली, और आपने अपने फादर को बोला कि हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, मुंबई से कच्छ। और आप मान लो, क्या हो गया, आप मान लो शिफ्ट हो रहे हो। अब बोलो आपके फादर और आप जो है फाइनल हो गया, ये घर खरीदेंगे, ये वाला घर खरीदेंगे। ये घर कौन बना रहा है? क्या हम बना रहे हैं, मैं, मेरा आप या आपके फादर? नहीं, आप तो जा रहे थे और तुमको एक बिल्डिंग या घर अच्छा लगा, तुम लोग खरीद लेते हैं। बोलो इधर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ और क्या होगा इधर? क्या सोच रहे हो इसको देखकर? भाई कोई और बनाता होगा तो मैं उसको क्या पूछूंगा, इसका सीसी आया या नहीं, है ना? मैं थोड़ी बनवा रहा हूं, मुझे तो देखो, अगर बाजू में कोई बिल्डिंग बन रही है तो अपन तो वहां जाकर सीसी का ही इंक्वायरी करेंगे ना, सीसी आई या नहीं, करेक्ट? तो हमारी दो पॉसिबिलिटी है, एक आप डायरेक्टली घर खरीदने जा रहे हो, घर, बंगलो, रूम, चॉल, कुछ भी, थिएटर खरीद लो, जो खरीदना है खरीदो, ठीक है। मान लो यहाँ मॉल बन रहा है और आप वहां थिएटर चालू करने जा रहे हो, हम लोग, हमारा थिएटर हो सकता है ना, क्यों नहीं, हम हमारा मान लो नवरंग सिनेमा अपना थिएटर चालू करने जा रहे हैं, मेरे को बोलना उस केस में अंधेरी ईस्ट में नवरंग सिनेमा, मेरे को बोलना हम हमारा थिएटर चालू करने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लेक्स, 3 थिएटर खरीद लिए, 3 स्क्रीन खरीद ली। बोलो अगर मैं खरीद रहा हूं तो क्या सोचोगे आप, बिफोर सीसी और आफ्टर सीसी? लेकिन अगर मान लो, अगर मैं बोलूं कि मैंने जमीन खरीदी है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, तो 1 2 3 आएगा। आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, आपको फर्क समझना है? चारों में 4 पॉसिबिलिटी हो, लेकिन 3 एक साइड और एक साइड, ऐसा होगा। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? कोई डाउट है इसमें? ठीक है चलो, ये वैसे ये क्या है, गुड्स या सर्विस? सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है ये, यही तो ऊपर लिखा था टेबल में, ये देखो ना, अंडर कंस्ट्रक्शन। कोई डाउट है इन सब में? आपको ये याद रहेगा, हमारे 4 और 2 6 हो गए, और इधर कितने हो गए? 2। बोलो इधर वाले 2 बोलो। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स और हायर परचेज, इधर के 6 बोलो। पहला 1, रेस्टोरेंट 2, हाँ बोलो। बोलो आप पहले 2, गुड्स में 2 बोलो, सर्विस में 6, 1, और उसको बोले दो ना, ठीक है, याद रहेंगे 6 पॉइंट। अच्छा इधर देखो नेक्स्ट पढ़ना, गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना? तो आप क्या कर रहे हो, उस पर ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो, ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो किसी और के गुड्स पर। मेरे को बोलना किसी का टायर पंक्चर हो गया, पंक्चर ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो? ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अदर पर्सन गुड्स। ठीक है, मान लो टायर पूरा फट गया है उसका, वो कह रहा है नहीं पंक्चर नहीं हो गए तो पूरा नया डालना पड़ेगा, तो टायर लगा के दे रहा है उसको नया। बोलो ये क्या है? गुड्स। दोनों है, लेकिन बोलो प्रिंसिपली यहाँ पर क्या चल रहा है? गुड्स, है ना? आप मान लो, तुम समझ रहे हो अब, मेरे को बोलो उसको टायर बेच रहा हूँ। आप देखो ना, अपन एक्टिवा में बहुत बारी वो ऑटो स्टार्ट होता है, अपन बैटरी चेंज करवाते हैं, तो अगर बैटरी चार्जिंग के लिए दिया है उसको, पता है बैटरी चार्ज करके बोलते हैं शाम को लगा देते हैं, अगर कभी हुआ हो, ठीक है, चार्ज करके देते हैं बहुत बारी। तो बोलो बैटरी चार्ज कर रहा है तो सर्विस है। लेकिन बोलो कह रहा है बैटरी खराब हो गया एक्टिवा का,
वो बैटरी पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो लगा कर तो वही देगा ना, बट प्रिंसिपली मेरा पर्पस क्या था, बैटरी खरीदना। क्या मानेंगे उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां बोलो किसी और के गुड्स ऊपर बोलो क्या कर रहा है वो, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। जैसे कार का टायर पंक्चर, मेरे को बोलो आपने फैब्रिक खरीदा और वो किसी टेलर को दिया फॉर्मल शर्ट बनवाने, वो शर्ट का सिलाई करके रिटर्न दे रहा है, फैब्रिक तुमने उसको दिया, वो सिलाई करके रिटर्न दे रहा है, बोलो वो क्या कर रहा है, सर्विस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। वो ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स। याद रहेगा ये। कितने हो गए हमारे, 7, और उधर पढ़ना नेक्स्ट। यहां पर क्या है वो पढ़ो, बोलो दो है, क्या क्या है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। और टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, मेरे को बोलना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, नो हाउ एटसेट्रा, लाइसेंसेस, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी जो भी है एटसेट्रा। मेरे को बोलना कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, नो हाउ एटसेट्रा। मेरे को बोलना कॉपीराइट क्या होता है, कॉपी ना कर ले। पेटेंट क्या होता है, ठीक है। मेरे को बोला पेटेंट क्या होता होगा, आइडियाज इन्वेंशंस उसके लिए, आइडियाज इन्वेंशंस उसके लिए होता होगा, है ना। इन सब का पर्पस तो क्या है, हमारी कोई चीज कोई कॉपी ना कर ले, अल्टीमेट पर्पस तो वही है। तो बोलो लेकिन ये क्या है, दुनिया में पहली बार ही कुछ कर रहे हो आप, और ये सब लोग कर चुके हैं वैसे ही कुछ कर रहे हो। मैं पहला इंसान नहीं हूं जो बुक लिख रहा हूं। बोलो कोविड का आपने वैक्सीन या तो दवाई ढूंढ लिया, क्या रजिस्टर करें, पेटेंट, टच स्क्रीन मोबाइल, पेटेंट टच स्क्रीन मोबाइल, हाँ अब तो सब आ चुके हैं, अब क्या है, बोलो पेटेंट। अच्छा मेरे को बोलो हमने बुक लिख दी, तो कॉपीराइट जो होता है ना, कॉपीराइट वो 4 चीजों का होता है। बोलो पेटेंट किसका होता है, आइडियाज इन्वेंशंस, कॉपीराइट होता है लिटरेरी, 4 चीजें होती है, बोलो लिटरेरी मैड, लिटरेरी मैड, लिटरेरी मैड मतलब लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, 4 याद रहेगा इतना। बोलो कॉपीराइट किसका है, लिटरेरी मैड, लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक। पेटेंट किसका है, आइडियाज इन्वेंशन। ट्रेडमार्क है नेम्स, उसको सिंबल बोलते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से, सिंबल्स, फ्रेजेस एंड वर्डिंग्स। ठीक है, तो बोलो पहला, मान लो मैंने कोई बुक लिख दी, अ सिंपल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉ या सिंपल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट। बोलो क्या होगा, मैं अपनी बुक का क्या करूं, कॉपीराइट। हमने शायरियां लिख दी, शायरी, शायरी, लिटरेचर वर्क्स, वो भी एक लिटरेरी वर्क्स है, शायरी लिखी, गजलें लिख दी, बोलो। मैं गाने लिख रहा हूं, सॉन्ग्स, हाँ बोल सकती हो, गजल लोग गाते हैं ऐसा, तो आप बोल सकते हो गाना है, बट एक्चुअली गजल गाना नहीं बोलते हैं, उन लोगों के उसमें डिफरेंस बोलते हैं, गजल है बस वो, जैसे आपने सुना हो, हाँ जैसा शायरी, अब शायरी भी लोग गाते रहते हैं। अभी कौन सा गाना है, शायरी गाने के फॉर्म में भी बोलते हैं, नहीं, अरे देवानंद का है ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो एक्चुअली वो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, और वो एक्चुअली शायरी है, हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ वो गजल में आना चाहिए, वो सूफी सॉन्ग है एक्चुअली, गजल भी नहीं है वो सूफी सॉन्ग है। उसको सूफी सॉन्ग बोलते हैं। आपको गजलें, गजल में बोलो तो देखो, जैसे आपको ये है, ये सुना है आपने, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है, सुना है आपने, होश वालों को खबर क्या। हाँ ये इन बिटवीन आता है, उस क्या नाम है उसका जिसे लिखा है वो, नहीं जगजीत सिंह तो सिंगर है, बहुत फेमस है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, निदा फजली, निदा फजली, निदा फजली ने लिखा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये है वो।
उसका गाना सुना है कभी आपने? होश वालों को आपने सुना है आर्यन? गाना सुनो आप, क्या लिरिक्स है वो। आप अगर कभी स्लो सॉन्ग सुनने का मूड हो, एक सेकेंड। हाँ, ये तूने क्या किया। मेरा ऐसा कोई फेवरेट गाना नहीं है, मैं तो बहुत गाने सुनता हूँ, पुराने नए ये वो, ऐसा कुछ नहीं कि अरिजीत सिंह, चाहे वो, हाँ वो भी जगजीत सिंह ने गाया है, वो निदा फजली ने गाना है वो। आप है ना ये सुनना जो मैंने अभी बोला ना, आप उसका लिरिक्स सुनो ध्यान से, क्या गाना है वो। होश वालों को खबर क्या, खामोशी क्या चीज़ है। ये और ये वाला गाना, वो तुम बिन सुना आपने? तुम बिन, तुम बिन वन सुना है आपने? लग जा गले, तुम बिन वाला जो है ना, उसका भी उसमें जगजीत सिंह ने एक गाना गाया है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। सुनो आप, क्या गाना है वो। ये दो गाने सुनो जगजीत सिंह के। एक कौन सा बोला, ये होश वालों को खबर क्या, और एक कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, वो भी सुनना। वो भी नहीं, वो मुकेश ने गाया है कुछ भी। तीन भाई एंशियंट टाइम पर तीन लोग फेमस थे, एक मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और एक ये किशोर कुमार। और किशोर कुमार वो सब गाते, मुकेश के ज़्यादातर गाने दुखी और ऐसे रहते थे। क्या? अब मेरे को पूछो ना भाई, मेरे को क्रिकेट का जीरो नॉलेज है, बाकी मेरे को मूवीज़ और इन सब का बहुत बहुत वो है, मतलब मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ। हाँ, मैं चाय पी रहा था तभी वहाँ से जा रहा था वो, मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था कुछ, तो वो चला गया। फिर मैंने बोला रुक 2 मिनट, तो बोलता सर मेरे को। अच्छा, फैमिली के साथ गया था घूमने। अच्छा बंदा है वो वो उसके फादर सिंधी हैं और मम्मी, नहीं फादर क्रिश्चियन है और मम्मी सिंधी है। हाँ मेरे को, मैं एक बारी उसको कुछ तो कह रहा था, किसी और को कह रहा था शायद, कच्ची में या कुछ, तो फिर वो मेरे को, नहीं उसको ही कुछ तो बोल रहा था मैं शायद। हम गुजराती कहाँ बोलते हैं? अच्छा, मेरे, पता नहीं, मुझे तो कभी बोला नहीं, मेरे केस में कुछ इशू आया हो ऐसा, बट वो हम लोग तो सिंधी में बात करते थे ऐसा, मैं और वो। हाँ तुमको कच्ची आती है ना, तो सिंधी सेम तो है। सिंधी जो है ना, सिंधी, वो इट्स ए डिराइव्ड फ्रॉम, सॉरी कच्ची जो है ना, कच्ची देखो ऐसा कच्छ है, और ये बैलेंस पार्ट ऑफ गुजरात है, बैलेंस पार्ट ऑफ गुजरात, और यहाँ सिंध है। और ये जो है ना अपना जो कच्ची है ना, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सिंधी एंड गुजराती। वॉट आई स्पीक इज 90% सिंधी एंड 10% गुजराती। अपन सिंधी में बोलते हैं, अपने को बोल रहा हूँ ना कैसा है, तो अपन बोलते हैं ना कैडो है। सिंधी में भी बोलेंगे कैडो है, कच्ची में भी बोलेंगे कैडो है, पर हाँ बट सिंधी आंसर देगा सुट्ठो है। और अपन बोलेंगे सारो है, सारो इज अ गुजराती वर्ड। तो व्हाट आई स्पीक इज अ मिक्सचर ऑफ सिंधी एंड गुजराती ऐसा, बट 10% गुजराती 90% सिंधी बोलता हूँ मैं। तो मेरा उसका बात चला था ऐसा, तो है ना, अपन बोलते हैं ना आऊँ वना तो वो आऊँ नहीं बोलेंगे, वो माँ बोलेंगे, माँ वना दो, माँ वना दो। क्या होता है? अच्छा। अच्छा, अच्छा ठीक है, इधर देखो आप सुनो, हम निदा फजली की बात कर रहे थे भाई, तुम लोग सुन रहे हो? अरे यार, तुम भी क्या नया नया सिखाती रहती हो नव्या। इधर देखो, हम आगे बात करें। ये जो आपने बोला ना, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, कभी सुनना आप, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये उसका एक पैरा आता है, थर्ड पैराग्राफ है उसमें, वो कहता है कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से मिल, कहीं से, भाई सुनो तुम। नहीं ये तो मुकेश का था,
नहीं वो उसने नहीं गाया है, एक प्यार का नगमा में शायद तो किशोर कुमार ने गाया है ना भाई। उसने सेकेंड टाइम ऐसा गाया रहेगा बट ओरिजिनल सॉन्ग उसने नहीं गाया है। क्या बात करो, एक प्यार का नगमा जगजीत सिंह ने गाया है? नहीं सर्च मारो आप, मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकता। ओरिजिनल गाना देखो आप, मेरे ख्याल से वो। हाँ इधर देखो तुम सुनो, मेरे को बोलना आईपीआर पर बात चल रही थी। अच्छा लिटरी क्लियर है, लिटरी वर्क्स मतलब बुक्स गजलें, ये जो भी सॉरी बुक्स शायरियाँ गजल लिख दी आपने। गजल गा नहीं रहा हूँ मैं, गजल लिख रहा हूँ, सुनो यार। म्यूजिकल बोलो ट्यून्स और लिरिक्स, ठीक है गाने लिख रहे हो आप। उसके बाद बोलो आर्टिस्टिक वर्क, आर्ट वर्क, ये म्यूजिकल राइट्स है ना। आप देखो अब यहाँ पर ये सब पॉइंट क्या है, आप किसी को है ना म्यूजिकल राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो। मान लो एक मूवी बनी मराठी में सैराट, उसका कोई गाना है जिंगाट, मेरे को बोलना अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये आई थिंक नागराज मंजूले ऐसे कुछ तो नाम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का। तो ये नागराज क्या करता है, धर्मा प्रोडक्शन कहता है मैं उसका रीमेक बनाऊंगा धड़क, और ये उसका म्यूजिकल राइट्स उसको देता है। अंडरस्टूड। तो मेरे को बोलना ये क्या ट्रांसफर कर रहा है, कॉपीराइट्स इन रिलेशन टू बोलो म्यूजिक, म्यूजिकल राइट्स। आपने ये मूवी देखी हो साथिया, साथिया उसके गाने, लेकिन गाने कॉपी पेस्टेड हैं क्या? नहीं गाने नहीं होंगे शायद, गाने ओरिजिनल हैं मेरे ख्याल से। बट आपने साथिया मूवी शायद देखी सुनी हो, या फिर ये सच कह रहा है दिल दीवाना, जरा जरा, हाँ वो जो जरा जरा है ये सब तमिल गाने हैं। आपने शायद उसका ओरिजिनल गाना सुना हो वसीगरा, उसका ओरिजिनल गाना है वसीगरा, सुनो बहुत अच्छा गाना है वो, उसका रीमेक है जरा जरा। और ये गाना जो ओरिजिनल बॉम्बे जयश्री ने गाया है वो हिंदी में भी उसी ने गाया है, बॉम्बे जयश्री, ये जो जरा जरा है। हाँ वो ओरिजिनल सुनो आप। हाँ वो गाया के ने, बट तमिल सॉन्ग किसने गाया मुझे नहीं पता, ओरिजिनली तमिल सॉन्ग है। वेनमथी वेनमथी सुल्ला, ये लिरिक्स है। आप श्रीवल्ली देख लो, श्रीवल्ली भी तो है। तो ये लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, ट्यून्स दे रहे हैं किसी को, बोलो अगर टेम्पररी ट्यून्स किसी को दे दिया तो क्या होगा, सर्विस, और परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, गुड्स, है ना। हो सकता है ऐसा। अब जैसे मैं वो देख रहा था केसरी चैप्टर 2, उससे देखो गाना है वो तेरी मिट्टी, वो गाना इसमें भी है। तो मेरे को बोलो तेरी मिट्टी का लिरिक्स जो है मनोज मुंतशिर ने लिखा है, हो सकता है इसे धर्मल प्रोडक्शन को गाना ही बेच दिया हो, तू केसरी 1 2 3 4 जितना बनाना है बना, वो गाना यूज करते रहना, मेरे को इतना पैसा दे दे, तो परमानेंट ट्रांसफर होगा। करेक्ट ना, ये सब क्या है, म्यूजिकल राइट्स। फिर दूसरा तीसरा बोलो आर्टिस्टिक, आर्ट वर्क, ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, ये सब क्या है आर्टिस्टिक, इनके क्या होंगे कॉपीराइट्स। चौथा बोलो ड्रामेटिक, ड्रामास के राइट होते हैं। मान लो एक गुजराती नाटक था, शायद किसी ने देखा हो, कांजी विरुद्ध कांजी, और इसका जो ड्रामा था इसका कॉपीराइट परेश रावल ने परेश रावल ने यूज करने दे दिया प्रभुदेवा को, और प्रभुदेवा ने परेश रावल को उसका पेमेंट कर रहेगा। एक गुजराती नाटक है कांजी विरुद्ध कांजी, शायद आपने देखा है सुना हो। मेरे को बोलना उस पर से इसे प्रभुदेवा ने कौन सी मूवी बनाई थी, ओ माय गॉड, है ना, कांजीलाल मेहता और कृष्ण भगवान, कांजी, ऐसा कांजी विरुद्ध कांजी। वो एक नॉवेल के बेस पर ड्रामा था, और ड्रामा के बेस पर से मूवी बनाई ठीक है, कांजी विरुद्ध कांजी। आप देखो ना ऐसे बहुत सारे ड्रामाज हैं, नाट्य सम्राट ऐसे कुछ नाम है, शेरुदेव कोई ड्रामा है क्या? हाँ मूवी, मैं ड्रामेटिक राइट्स बोल रहा हूँ आपको, समझा, ड्रामा पर से मूवी बनाना, ड्रामा के कॉपीराइट्स होंगे। आपने शायद किसी ने मराठी में ये सुना रहेगा, मैं नाथुराम गोडसे बोलतो है, एक वो नहीं मालूम मेरे को, सुनो इधर देखो, मैं नाथुराम मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नाथुराम गोडसे बोलता है। तो ये ड्रामा है, ड्रामा पर से इन लोगों ने मराठी में मूवी बना दी। तो शॉर्ट में ड्रामेटिक राइट्स मतलब ड्रामा पर से मूवी बनाना, ये समझ में आता है आपको। बोलो लिटरी मैड, लिटरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपन लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, मैं आईपीआर का अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, इन सब के रिलेटेड आगे पॉइंट्स आएंगे इस चैप्टर में, नहीं थर्ड फोर्थ चैप्टर में। तुमको लगे टाइम पास करा रहा है ये वो, मेरे को है ना, आप नीचे जाके बोलोगे लिटरी मैड, मेरे को पता था, काम का ये बोल रहा है। कौन आ तुम? नहीं मेरे को नहीं मालूम है, सुनो मेरे को मत पूछो यार, फिर मतलब ही क्या, अगर मैं कुछ बोल दूं आपको तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा फिर हाँ वो ऐसा हर कोई बोलता है, हम किसी को नहीं बोलेंगे फिर सबको बोल देते हैं। ये तुमको लिटरी मैड क्लियर है, लिटरी मैड,
लिटरी मैड बोलो फटाफट, हर एक का मीनिंग क्लियर है। अच्छा इधर देखो, आइडियाज इन्वेंशन देव, नेम्स, क्या नेम का भी ट्रेडमार्क होगा, है ना। आपने सुना रहेगा एक मूवी आई थी रैम्बो राजकुमार, और ये रिलीज होने वाली थी थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को, और इसका प्रोड्यूसर के अगेंस्ट फॉक्स स्टूडियो या यूनिवर्सल स्टूडियो ने केस फाइल कर दिया। बोला हमारे पास वी हैव अ रिजर्व फॉर ऑल राइट्स। रिजर्व फॉर ऑल राइट्स मतलब इसका पेटेंट ट्रेडमार्क सब हमारे पास है, जो बोल रहे हैं बोलो। इन्होंने बोला आप रैम्बो वर्ड यूज नहीं कर सकते, और फाइनली ये मूवी रिलीज हुई विद द नेम आर राजकुमार। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन था ये, और बहुत लोग इंडिया में सोच रहे थे, इधर देखो, बहुत लोग इंडिया में सोच रहे थे रैम्बो क्या है। सुनो ना प्लीज, तुमको नेम समझ में आता है, बोलो आप लोग जैसे क्वालिफाई करते हो, नव्या अपना खुद का कोचिंग क्लासेस खोल रही है रिलायंस एकेडमी, और बाजू में मान लो मुकेश अंबानी का फोटो लगा दिया, कल को रिलायंस वाले पूछ रहे हैं तो कहते हैं फैन हूं मैं मुकेश की। बोलो हो सकता है ऐसा कुछ, क्या उसका नाम यूज कर सकते हैं? नहीं भाई देव, इधर देखोगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट है देखने जैसा क्या? इधर देखो नव्या, सुनो फटाफट, मेरे को बोलना सिंबल्स, सिंबल समझते हो, लोगोस, फ्रेजेस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। आई एम लविंग इट, पता नहीं मेरे को केएफसी का, मेरे को बोला, मैं जो बोल रहा हूँ तो बोलो, आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स, है ना, रजिस्टर करा के रखा है वो, है ना, जेके का है, उन लोग का है, रैंकर्स फैक्ट्री। तो मेरे को बोलना आप ऐसा नाम लिख नहीं सकते, मतलब ये फ्रेजेस भी कॉपी नहीं कर सकते, है ना। मैंने बहुत सालों पहले मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस खोली थी दहीसर में, जब बहुत सालों पहले, और मैं वहाँ पर फ्रेजेस लिखता था, नथिंग इज एज प्योर एज नॉलेज, नथिंग इज एज प्योर एज नॉलेज, ज्ञान जितना पवित्र कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली ये भगवत गीता में लिखा है, एंड एट द सेम टाइम कोइंसिडेंटली ये सेम नीरज अरोड़ा ने लिखा था। नीरज अरोड़ा आपको पता होगा, सबसे पहला यूट्यूबर, उसने भी लिखा था। एक्चुअली भगवत गीता में श्लोक है, उसका मीनिंग है नथिंग इज एज प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब आत्मा के ज्ञान से पवित्र ज्ञान कोई नहीं होता। तो मैंने ट्रांसेंडेंटल वर्ड हटा दिया कि ज्ञान थी पवित्र कहीं ना हो दुनिया में, ऐसा। इट वॉज जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस कि उसने लिखा था नथिंग इज एज प्योर एज नॉलेज। बोलो मैं ऐसा, उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के रखा होगा, क्या मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ नथिंग इज एज प्योर एज नॉलेज? नहीं, अगर ट्रीएम रजिस्टर करा के रखा है तो, है ना। वैसे तो भगवत गीता तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी चैलेंजेबल हो जाएगा। और लास्ट बोलो वर्डिंग, मेरे को बोलो, आप लोग अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल रहे हो, मान लो नव्या अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल रही है ये नाम से, क्वालिटी क्लासेस। बोलो आते जाते लोग क्या सोचेंगे, आइसक्रीम वाले ने क्लास खोल दिया होगा। ये इसको वर्डिंग बोलते हैं, लिखने का एक तरीका। अब देखो उसका स्पेलिंग भी अलग है, क्वालिटी लिखने का एक स्टाइल है, अंडरस्टूड। इसको क्या बोलते हैं? वर्डिंग। भाई सुन रहे हो सब? उसको क्या बोलते हैं? वर्डिंग्स, अंडरस्टूड। और डिजाइन नो हम आपको पता है, वो तो हमारे कुछ काम है। डिजाइन जैसे हार्पिक की बॉटल, बिस्किट का पैकेट, देखो उसके पीछे डिजाइन नंबर लिखे होते हैं, है ना। नो हाउ, नॉलेज फॉर अ थिंग, हाउ टू डू इट, है ना। जैसे ऑयल रिग्स खरीदे आपने, पर वो ऑयल रिग्स यूज कैसे करने, वो कैसे पता चलेगा? तो इंजीनियर्स आकर ट्रेनिंग देंगे। भाई एसी चालू करते हैं ना, वो भी एसी खरीदेंगे तो वो भी बताएगा, ये देखो इससे ऑन ऑफ होता है, इससे टेम्परेचर। तो बोलो वो लोग क्या करेंगे, आकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग हमारे बैलेंस शीट में ऑयल रिग असेट्स में दिखाएंगे, इवन इसको भी दिखाएंगे इंजीनियर की एक्सपेंडिचर्स, टेक्निकल नो हाउ, उसको राइट ऑफ करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। कोई डाउट है इन सब में? और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इन सब का हुआ तो बोलो क्या होगा? और टेम्पररी ट्रांसफर, एक सेकेंड, हमारे कितने पॉइंट हो गए गुड्स में? 3, और सर्विस में 8 ना, शायद 8, हाँ 8। ये टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर गिन के, ठीक है। हमारा 8 और कितने, 3 ना, 11 हो गए, 5 बाकी है हमारा। नेक्स्ट टाइम है ना हम लोग शेड्यूल 2 खत्म करते हैं, फिर सेक्शन 8 खत्म करते हैं, और उसके बाद है ना इस चैप्टर में छोटे मोटे पॉइंट बचेंगे देखो, और फिर हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट वीक में रहेगा, ट्यूसडे तो होगा। चलो बाय एवरीवन।